हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इससे पहले हमने पढ़ा क्या, इसलिए हमने हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस थे और इसका कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज टोटल दिया था, इस पॉइंट का भी टोटल चार्ज Q2 दिया था। तो अगर इन दोनों के दरमियान हमें इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना था तो हमने वो कूलम्स लॉ से निकाला, जहां पर हमें इन दो पॉइंट चार्ज का अलग चार्ज पता होना चाहिए था और बीच की डिस्टेंस। अब लेकिन क्वेश्चन ऐसे है कि हमारे पास पॉइंट चार्ज नहीं है, बल्कि वहां पर एक चार्जड बॉडी है और यहाँ पर भी एक चार्जड बॉडी है। अब इन चार्जड बॉडीज के दरमियान का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकालेंगे? वो भी वैसे कूलम्स लॉ से हम निकालेंगे, Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर से, Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। लेकिन उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि अब पॉइंट चार्ज के केस में तो चार्ज दिया था Q1, यहाँ पे Q2, तो Q1 Q2 को हमने वही दो वैल्यूज ली। लेकिन अगर जब पॉइंट चार्ज नहीं हो बल्कि एक बॉडी हो, ऑब्जेक्ट जो चार्जड हो, यहाँ पर भी एक बड़ा वाला ऑब्जेक्ट चार्जड है, तो सबसे पहले कूलम्स लॉ अप्लाई करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इस पूरी बॉडी का टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, ताकि इस पूरी बॉडी की टोटल चार्ज को हम ऐसे Q1 बोलेंगे, इस पूरी बॉडी पर टोटल चार्ज को हम Q2 बोलेंगे, फिर Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर करके हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स इन दोनों के दरमियान निकालने से पहले, या कोई एक चार्जड बॉडी होगी बड़ी और एक पॉइंट के दरमियान का फोर्स निकालना होगा, तो इस बड़ी बॉडी पर टोटल चार्ज पहले कैसे निकालेंगे? तो आज का टॉपिक इसी पर होगा। तो कैसे निकालेंगे? अब इस पर दो केसेस है बनेंगे। एक, हमारे पास सपोज एक बड़ी बॉडी है। अब इस बड़ी बॉडी पर चार्ज दो तरह से हो सकता है। एक, इस पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो मुझे इस बॉडी का टोटल चार्ज निकालना है। अब इन अलग अलग चार्ज का मुझे पता ही है। सपोज यहाँ पर इसका चार्ज, पॉइंट चार्ज का तो हमें पता ही होता है। सपोज इसका वैल्यू दिया गया है 1 माइक्रोकूलम, ये भी 1 माइक्रोकूलम है, 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम। और मुझे इस बॉडी का टोटल चार्ज कितना होगा? चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में पढ़ाया है। एंड इस बॉडी का टोटल चार्ज होगा 4 माइक्रोकूलम। तो Q1 इस बॉडी का हमने निकाला 4 माइक्रोकूलम्स। इसी तरह दूसरी बॉडी पर भी अगर इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट पोजीशन पर होंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट चार्ज, डिफरेंट पोजीशंस पर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हम एडिटिविटी से टोटल चार्ज इस बॉडी का निकालेंगे ऐड करके, फिर इसका टोटल चार्ज हमें आएगा Q2 कूलम। फिर Q1 Q2 के दरमियान हम जो है कूलम्स लॉ यूज करके इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल सकते हैं, जो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है इलेक्ट्रिक फोर्स को निकालना। जैसे मैंने, और जब मैंने पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का दिया पहले क्लास में, तो मैंने वहां पे समझाया था। लेकिन ये आसान है जब पॉइंट चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे बॉडी पर, इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे बॉडी पर दूर दूर। लेकिन अगर अब ये बॉडी ऐसे है कि इस पर इलेक्ट्रॉन्स इतने नजदीक है या बहुत ज्यादा नजदीक है, ऐसे इस पर भी इलेक्ट्रॉन्स बहुत नजदीक बैठे हैं, फैले हुए हैं, इतने नजदीक कि दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान की जो जगह है, स्पेस है, वो मच मच स्मॉलर है देन द साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ। अब जब हम दूर से ऐसी बॉडी को देखेंगे तो हम कहेंगे हमें इलेक्ट्रॉन्स तो दिखेंगे ही नहीं अलग अलग, जैसे इसमें दिख रहा है हमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा होगा सपोज यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन दूर दूर दिख रहा है। दैट मीन्स यहाँ इस बॉडी पर चार्ज जो फैला है वो डिस्क्रीटली फैला है, डिसकंटिन्यूअसली फैला है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट चार्ज का जो साइज है वो काफी छोटा है एज कंपेयर टू द स्पेस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, दैट स्पेस बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस। तो इसको यहाँ पर हम बोलेंगे चार्ज इज डिस्क्रीटली डिस्ट्रीब्यूटेड और डिसकंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पर हम जो है नॉर्मल एडिशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट एडिशन। तो डिस्क्रीट एडिशन से हम, या डिस्क्रीट समेशन से हम यहाँ पर निकालते हैं, यानी कि Q1 होगा बराबर एक चार्ज प्लस दूसरा चार्ज प्लस तीसरा चार्ज प्लस डॉट 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 जितने भी होंगे, जिसको हम मैथमेटिक्स के डिस्क्रीट सम को मैथ में से लिखते हैं, इसको हम बोलिए डिस्क्रीट समेशन में यूज होता है। समेशन ऑफ Q आयोटा, आयोटा स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू m, जितने भी होंगे। तो ये तो है डिस्क्रीट समेशन। लेकिन अब अगर इलेक्ट्रॉन्स इतने नजदीक होंगे कि हमें दूर से दिखेंगे ही नहीं कि बीच दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में गैप है, तो अगर इतने नजदीक, इतने नजदीक चार्जड पार्टिकल्स होंगे बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हम अब कहते हैं बॉडी पे चार्ज जो है वो डिस्क्रीटली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बल्कि वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि गैप बीच में बहुत ही ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द चार्जड पार्टिकल। तो हम कहेंगे चार्ज जो है अब यहाँ पे वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, टोटल चार्ज होगा, सभी इंडिविजुअल चार्जेस को ऐड करना डिस्क्रीट समेशन से, ऐसे
लेकिन व्हाट अबाउट अगर चार्ज कंटिन्यूसली फैला होगा, तो अब तो हमें दिखेगा ही नहीं कि एक पॉइंट चार्ज कितना है यहाँ पे, दूसरा कितना है, तीसरा, क्योंकि वो तो कंटिन्यूसली फैले हैं। लाइक पहले पेंट के डॉट्स थे तो हमें दिख रहे थे, फिर हमने ऐसे पूरा पेंट से इसको ऐसे कोटिंग की, इस पर पेंट लगा दिया, तब दिखेगा ये पेंट का ड्रॉप्स कहाँ है, क्योंकि हर जगह है। तो अब ऐड कैसे इन पॉइंट्स को करेंगे, तो कंटिन्यूसली फैला है चार्ज। ऐसे सूरत में हमें देख, इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें हम बॉडी का टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, यहाँ पर भी और इस बॉडी के केस में भी, सो दैट जब टोटल चार्ज क्यू यहाँ पे भी मिला, टोटल चार्ज इस बॉडी का भी मिलेगा, तब जाके हम कूलम्स लॉ अप्लाई करके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर दो केसेस बनते हैं। दो केसेस कैसे बनेंगे, एक केस बनेगा, दो केसेस बनेंगे, अब दो केसेस बनेंगे यहाँ पे। तो पहला ही केस बनेगा, ये हमारे पास एक बॉडी है जिस पर चार्ज जो है अब कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम ऐसे नहीं निकाल सकते। दो केस बनेंगे, अब इसका जो टोटल चार्ज है, हम अब दोनों बॉडी में से फिलहाल एक बॉडी यहाँ पे कंसिडर करूंगा ये। अब इस पर जो टोटल चार्ज ऐसे फैला है, इनकी हर जगह इलेक्ट्रॉन बैठा है, इतने नजदीक है हमें दिख नहीं रहे, मतलब हमें फर्क दिख ही नहीं रही है, हमें जस्ट लग रहा है कि चार्ज कंटिन्यूसली बैठा है। तो अब कैसे निकालेंगे चार्ज, अब दो केसेस बनेंगे। एक केस चार्ज जो है ये यूनिफॉर्मली फैला है, और चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली फैला है। अभी अलग अलग दो केसेस बनेंगे, ये सिंप्लीफाई हो, इस केस में हम चार्ज जो है वो इजीली निकाल सकते हैं, वो सिंपल तरीका है, लेकिन इसमें थोड़ा हमें थोड़ा हायर कॉन्सेप्ट यूज करना है, और ये उतना हमें भी पढ़ना भी नहीं है, मैं इसके बारे में ज्यादा बोलूंगा, इसका मैं खाली आइडिया दूंगा। अब अगर इस बॉडी पर चार्ज कंटिन्यूसली फैला है, अब मैं यहाँ पर कोई एक सर्कल लूंगा कुछ एरिया का, उतने ही एरिया का सर्कल यहाँ पर भी लूंगा, उतने ही एरिया का सर्कल यहाँ पर भी लूंगा। अब मैं देखूंगा, अब मैं सपोज काउंट करूंगा कि इस एरिया में कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल बैठे। सपोज अगर इस एरिया में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं, सपोज हाइपोथेटिकली मानेंगे, मैं काउंट कर सकता हूँ, वो बैठे हैं 100। अगर इसमें भी इतने ही एरिया में यहाँ पर भी 100 बैठे होंगे, इतने एरिया में भी यहाँ पर 100 ही बैठे होंगे, तो मैं कहूँगा इस बॉडी पर जो चार्ज कंटिन्यूसली फैला है वो यूनिफॉर्मली फैला है। तो इस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्मली फैला है। लेकिन अगर बॉडी में चार्ज ऐसे फैला है कंटिन्यूसली कि इस सर्कल में मैं देखूंगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 100 है, यहाँ पर देखूंगा डिफरेंट है, मे बी 90, यहाँ पर देखूंगा डिफरेंट है, मे बी 70, तो यहाँ पर भी चार्ज कंटिन्यूसली फैला है, लेकिन इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो दो केसेस बने। तो इन बॉडीज के दरमियान जो मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना, तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को निकालने के लिए इसका चार्ज निकालना है, इसका चार्ज निकालना है। अगर ये दोनों पॉइंट होते तो नॉर्मली तो कूलम्स लॉ तो डायरेक्टली उस पर दिया गया है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r², लेकिन ये अब पॉइंट नहीं दिया कि चार्जड बॉडीज है, तो अब उसके बाद देखना है कि चार्ज मतलब डिस्क्रीटली फैला है, अलग अलग दूर दूर पॉइंट्स पर है, तो ऐड करेंगे नॉर्मली, इस पर सबों का ऐड, तो इसका चार्ज टोटल, इस पर सारे पॉइंट्स का तो टोटल चार्ज, फिर टोटल चार्ज से कूलम्स लॉ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। लेकिन अगर कंटिन्यूअसली फैला है, हमें दूर दूर पॉइंट्स नहीं दिख रहे चार्ज पर, इलेक्ट्रॉन्स इतने नजदीक बैठे कि बीच में गैप है ही नहीं, बहुत स्मॉल है, होगी मतलब थ्योरेटिकली होगी, बहुत स्मॉल होगी, तो अब कंटिन्यूसली फैला है, अब ये सम नहीं कर सकते। अब चार्ज कैसे निकालेंगे, अब दो चीजें देखनी है। एक, अगर यूनिफॉर्मली फैला है, यानी कि जितने जितने इलेक्ट्रॉन्स यूनिट एरिया में यहाँ पर है, उतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी उतने ही एरिया में है, उतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी उतने ही एरिया में है, तो आप कहोगे ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है सेम एरिया में डिफरेंट जगह, तो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम पहला केस लेंगे अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। तो केस 1, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये कहां से पता चलेगा, ये क्वेश्चन में दिया गया होगा, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एटसेट्रा, ये सारी चीजें दी गई होंगी, कोई क्लू होगा क्वेश्चन में जिससे पता चलेगा कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब आसान है टोटल चार्ज निकालना कंपैरेटिवली इससे, नॉन यूनिफॉर्म से। कैसे, तो हमारे पास, तो इसको भी रब करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास है अब बॉडीज जो हमारे पास होगी, जिस पर अब क्या है केस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा चार्ज। तो बॉडीज तीन शेप्स की होंगी, हो सकती है 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल
थ्री डायमेंशनल। प्रैक्टिकल एग्जांपल, चार्ज किसी वायर पर फैला है तो वन डायमेंशन की एग्जांपल। चार्ज किसी प्लेट पर फैला है, प्लेट पर, चाहे फिर किसी भी शेप का हो, वन डायमेंशन प्लेन हो तो टू डायमेंशनल की एग्जांपल है। और इसी तरह एक स्फीयर के बाहरी सरफेस पर चार्ज फैला है तो थ्री डायमेंशनल एग्जांपल। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, अगर मैं प्लास्टिक लेता हूँ, प्लास्टिक का कोई मटेरियल, उस मैं यहाँ पे रब करूंगा तो वहां पर जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम बोलते हैं। अगर इंसुलेटर होगा ऑब्जेक्ट तो मैं इसे रबिंग करूंगा तो यहाँ से जो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे यहाँ पर बैठेंगे, वो इसी इफेक्टेड एरिया में बैठेंगे, वो फैलते नहीं है। तो कम ही एरिया में वो सारे इलेक्ट्रॉन्स बैठेंगे तो हम कहेंगे इस बॉडी पर जो है चार्ज यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर रबिंग करूंगा दूसरे एंड से तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बैठेंगे, तो यहाँ पर बैठे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर बैठे इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं कहूंगा इस चार्ज पार्टिकल पे पॉइंट चार्ज, क्योंकि पॉइंट चार्ज होता है स्मॉल एरिया में चार्ज बैठना, तो यहाँ पर भी एक पॉइंट चार्ज, यहाँ पर भी एक पॉइंट चार्ज है, तो हम मानेंगे इस बॉडी पर जो है चार्ज डिस्क्रीटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, फिर इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज, ये टोटल चार्ज बॉडी का बन जाएगा। ये तो प्लास्टिक है। लेकिन अगर मैं प्लास्टिक की जगह कोई मेटल उठाऊंगा, फिर मैं मेटल से मैं क्या करूंगा, मैं हाथ में ग्लव्स पहनूंगा इंसुलेशन के लिए, फिर मैं उस ग्लव से इसको पकड़ूंगा, ये मेटेलिक है खुद, फिर मैं जब इसको रब करूंगा तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकलेंगे, सपोज यहाँ पर जाएंगे, अभी मेटेलिक है, ये पूरे सपोज 100 इलेक्ट्रॉन्स आए यहाँ पर, उन्होंने जंप किया, फिर वो पूरे 100 इलेक्ट्रॉन इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, वो हर जगह फैल जाते हैं, यूनिफॉर्मली फैल जाते हैं पूरे कंडक्टर के आउटर सरफेस पर। तो वो एग्जांपल बनेगी, अब इस बॉडी पर जो है चार्ज वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अब ये यूनिफॉर्मली फैलता है वहां पे, अगर प्रोवाइडेड की जो ये शार्प एजेस है ये नहीं बननी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्फीयर है, स्फीयर पर कोई शार्प एज है ही नहीं, जब मैं स्फीयर को ऐसे करूंगा तो सारा चार्ज स्फीयर पर जाएगा और यूनिफॉर्मली पूरे स्फीयर पर फैलेगा, तो ये केस बन जाएगा चार्ज इज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज स्पेशली इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन अगर अब मैं स्फीयर नहीं लूंगा, मैं सपोज कोई ऐसी शेप लूंगा जिसमें एजेस होंगे, ऐसे कुछ ऐसी बॉडी लूंगा जिसकी सरफेस पर जो है एजेस भी है, तो मैं जब इस ऐसे रब करूंगा इस, और कंडक्टिव है, क्योंकि अगर इंसुलेटर है तो जहां पे मैं रब करूंगा चार्ज वहीं पर बैठता है, वो फैलता नहीं है, क्योंकि इंसुलेटर है वो कहाँ कंडक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पास होने देगा दूसरी जगह। अब कंडक्टर तो है लेकिन इसमें एजेस है, शार्प एजेस है, मैं ऐसे रबिंग करूंगा तो इलेक्ट्रॉन इस पर आएंगे, अब वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, जहां पर शार्प एजेस होंगे वहां पर ओ ज्यादा होगा, जहां पर प्लेन है वहां पर कम बैठेगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिफरेंट हो जाएगी उस केस में, तो वो बन जाएगा नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, जो दूसरा केस में इसके बाद उसके बारे में बोलूंगा। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स थे, ये डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ चार्ज ऑन द बॉडीज। अब अगर तो पहले तो इंसुलेटर का केस मैंने बोला जहां पर डिस्क्रीटली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे वहां पर जस्ट ऐड करेंगे, लेकिन अगर मेटल है और स्फीयर की तरह है, सिलेंडर की तरह एक यूनिफॉर्म सरफेस है, शार्प एजेस नहीं है, तब तो चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इस ऐसी बॉडीज के केस में टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, बेसिकली वही मैं पढ़ा रहा हूं। अब वायर वन डायमेंशनल, प्लेट टू डायमेंशनल, स्फीयर थ्री डायमेंशनल। अब क्या होगा, अब एक टर्म डिफाइन होती है, वन डायमेंशनल के केस में टर्म डिफाइन होती है लैम्डा, टू डायमेंशनल के केस में टर्म डिफाइन होती है सिग्मा, थ्री डायमेंशनल के केस में टर्म डिफाइन होती है रो। इनको हम बोलते हैं चार्ज डेंसिटीज, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जब भी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन होगा वहां पर, अब दैट मींस पॉइंट चार्ज नहीं होगा वहां पे, या तो वन डायमेंशनल वायर बॉडी होगी, टू डायमेंशनल बॉडी होगी, थ्री डायमेंशनल बॉडी होगी, अब उनका टोटल चार्ज नहीं दिया गया होगा। अब टोटल चार्ज दिया जाता है जब पॉइंट चार्ज हो, तो इसका चार्ज है 3 कूलम, इसका 2 कूलम, कूलम लॉ से फोर्स निकालो। लेकिन जब बॉडीज होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, पॉइंट चार्ज नहीं होगा, तब क्या होगा, तब वन डायमेंशन के केस में लैम्डा दिया गया होगा, टू डायमेंशन प्लेट के केस में सिग्मा दिया गया होगा, और इसी केस में रो दिया गया होगा। अब इनकी मीनिंग क्या है, अब लैम्डा होता है, लैम्डा बाय डेफिनेशन है टोटल चार्ज कितना है डिवाइड बाय टोटल लेंथ। तो यहां से क्या हम करेंगे, अब जब लैम्डा उन्होंने दिया है तब वायर की लेंथ भी होगी, सपोज वायर की लेंथ कुछ है तो हम क्यों निकालेंगे लैम्डा इनटू एल से, तो टोटल चार्ज हमने निकाला सिग्मा इसी लैम्डा वैल्यू से, ये दिया गया होगा, फिर टोटल लेंथ भी दी गई तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमें मिलेगा हमारी वायर पर टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज मिला कूलम्स लॉ से, फिर
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे। अब अगर प्लेट होगा तो वहां पर सिग्मा नहीं, लैम्डा नहीं दिएगा, वहां पर सिग्मा दिएगा। सिग्मा होता है टोटल चार्ज कितना है टोटल एरिया पे, तो यहाँ पर हमें टोटल चार्ज निकलेगा सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया। तो वहां पर एरिया दिया गया होगा प्लेट का, सिग्मा दिया गया होगा प्लेट का क्या है यूनिफॉर्म के केस में, तो वहां से हमें टोटल चार्ज प्लेट का मिला, टोटल चार्ज मिला, कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल सकते हैं। अगर 3 डायमेंशनल बॉडी होगी, इसके केस में दिया गया था रो। अब रो होता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, तो यहाँ से टोटल चार्ज निकालेंगे रो इंटू वॉल्यूम, यहाँ से हमें उस 3 डायमेंशनल बॉडी का टोटल चार्ज मिलेगा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से हम इन 1D 2D 3D बॉडीज का जो है टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। और ये तो था कब, ये इतना सिंप्लीफाइड केस तब बनता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जैसे मैंने स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में एग्जांपल दे दी जब हम रबिंग करते हैं। और जब हम एक नॉन कंडक्टर को रबिंग करते हैं 2-3 जगह, तो सारा चार्ज उसी जगह पर बैठ जाता है। फिर हम डिस्क्रीट समेशन करते हैं, वो तो इजी है, जैसे ऐड करना है, यहाँ पे कितना है 3 कूलम, यहाँ पे कितना जमा होगा 2 कूलम, तो इस बॉडी का टोटल चार्ज है 3 + 2 = 5 कूलम। अब केस बनता है अगर चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है, जस्ट लाइक कंडक्टर है लेकिन यूनिफॉर्म सरफेस नहीं है, वहां पर शार्प जैसे मैंने अभी बोला था शार्प पॉइंट्स है, शार्प एजेस है। तो जब मैं से रबिंग करूंगा, कंडक्टर है तो सारा चार्ज तो यहाँ से फैलेगा, लेकिन वो अनइवनली फैलेगा, नॉन यूनिफॉर्मली फैलेगा। उस केस में टोटल चार्ज निकालना जो है इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। वहां पर हमें क्या करना होता है, वहां पर हमें इंटीग्रेशन करनी होती है। तो वहां पर जब वैसे केस आएगा, कोई टॉपिक वैसा आएगा, तो मैं वहां पे डिटेल में समझाऊंगा, फिलहाल जरूरत नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं आइडिया देने के लिए कि कैसे किया जाता है। तो हमारे पास ऐसे होती है 1 डायमेंशनल बॉडी, अब कंटिन्यूअसली फैला है। अब अगर यूनिफॉर्मली फैला होता तो उसका लैम्डा दिया गया होता, उसकी लेंथ दी गई होती, तो हम लैम्डा इंटू लेंथ करके उसका टोटल चार्ज निकालते, प्रॉब्लम सॉल्व, फिर उससे हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते Q1 Q2 कैसे। लेकिन अब नॉन यूनिफॉर्मली फैला है, जब नॉन यूनिफॉर्मली फैला है तो ये फॉर्मूला ऐसे नहीं बनती है, अब फॉर्मूला चेंज हो जाती है। तो नॉन फॉर्मूला यूनिफॉर्म में ये फॉर्मूला जो पहली है ये कन्वर्ट हो जाती है ऐसे, तो हम dq अमाउंट ऑफ चार्ज निकालते हैं, dq। हम इसमें छोटा मोटा एलिमेंट कंसिडर करते हैं, क्योंकि सारे पर यूनिफॉर्मली तो नहीं फैला है, ये तो वेरी होता है, इस एलिमेंट पर डिफरेंट होगा, इस एलिमेंट पर डिफरेंट, इस पर डिफरेंट। लेकिन अगर हम छोटा मोटा एलिमेंट लेंगे तो चार्ज यहाँ पर जो वेरी होगा। अब नॉन यूनिफॉर्म के केस में यहाँ से यहाँ तक वेरी चार्ज होता है। सपोज L = 0 से L = या हम x लेंगे, सपोज ये इसको x एक्सिस पर रखेंगे, यहाँ पर x एक्सिस का वैल्यू 0 है, ओरिजिन पर है, यहाँ पर x एक्सिस का वैल्यू L है जो इसकी लेंथ के बराबर है। तो यहां से यहां तक तो चार्ज चेंज हो जाता है, लेकिन अगर मैं इतना छोटा एलिमेंट लूंगा जिसमें कितनी ही चेंज आ जाएगी, थोड़ी बहुत, तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम कहेंगे इसका जो चार्ज है टोटल वो छोटे एलिमेंट का है dq, और इसकी लेंथ क्या है, वो छोटी है, पूरा है l, तो इसकी लेंथ है dl। तो डी इस फॉर्मूला को आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस छोटे से पोर्शन को हमने माना ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा नॉन यूनिफॉर्म के केस में। तो जब कांस्टेंट रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये फॉर्मूला छोटे पर जब हम अप्लाई करेंगे तो q बन जाएगा dq, और लैम्डा तो सेम ही रहता है लैम्डा, और l बन जाएगा dl। तब ये डिफरेंशियल इक्वेशन, तो एक्चुअल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट होती है ऐसे ऐसे। फिर टोटल चार्ज ऐसे यहाँ से कैसे निकालेंगे, इस डिफरेंशियल से हम q कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन करके। हम करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dq, वो होगा बराबर इंटीग्रेशन ऑफ दिस लैम्डा dl, कहां से कहां तक। सपोज यहाँ पर x का वैल्यू कुछ था, सपोज यहाँ पर l का वैल्यू कुछ था L1, यहाँ पर l का वैल्यू कुछ था L2, ऐसे L1 से L2, या इन शॉर्ट हम लिखते हैं कि हमें इंटीग्रेशन करनी है सारे लेंथ पे। तो अब डिफरेंशियल इंटीग्रल साइन, डिफरेंशियल साइन कैंसिल हो जाएगी, टोटल चार्ज जो है वो निकलेगा इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dl, और ये इंटीग्रेशन सारी लेंथ पर करनी है। तो जब चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वहां पर आप फिजिक्स में देखोगे, वहां पर टोटल चार्ज इंटीग्रेशन से निकाला जाएगा, और इक्वेशन में इंटीग्रल आ जाएगा। वो इसी वजह से, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हमें छोटे एलिमेंट पर काम करना है, तो वो डिफरेंशियल एलिमेंट बन जाएगा। फिर डिफरेंशियल एलिमेंट को टोटल वैल्यू में, फुल वैल्यू में, क्यू में, एंटायर क्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ती है, इसी वजह से इंटीग्रेशन आती है। तो सिमिलरली क्या बन जाएगा, तो सिमिलरली जब हमें टोटल चार्ज, ये तो था 1 डायमेंशन, सिमिलर जब हमें टोटल चार्ज 2 डायमेंशन में निकालना होगा, ओब्वियसली हम यहाँ से देख सकते हैं इंटीग्रेशन करनी है हमें। अब 2 डायमेंशन में लैम्डा की जगह सिग्मा आता है, तो सिग्मा
एल की जगह ए आता है तो डी एल बन जाएगा डी ए, और हमें इंटीग्रेशन करनी है सारे एरिया पे। एंड और 3 डायमेंशन में हम क्या करेंगे, 3 डायमेंशन में इंटीग्रेशन हो जाएगा रो का डी ए बन जाएगा डी वी, और इंटीग्रेशन हो जाएगी पूरे वॉल्यूम पर। तो जब नॉन यूनिफॉर्म का केस होगा तो हम ऐसे टोटल चार्ज निकालते हैं बाय इंटीग्रेशन। तो अगर हम सम अप करेंगे अब सारी चीजों को, या पॉज करके लिख सकते हो, जब हम सम अप करेंगे सारी चीजों को कूलम्स लॉ अप्लाई करने के लिए, जब चार्ज की बात आती है बॉडीज की, तो हमने सारी पॉइंट्स सब सीख लिए। हमने पॉइंट सीख लिए कि जब 2 पॉइंट चार्जेस होंगे तो फोर्स निकालने के लिए हमें इनका चार्ज चाहिए। अब पॉइंट चार्ज के केस में डायरेक्टली चार्ज गिवन होता है, तो ये केस तो सॉल्वड है। अब दूसरा केस, जब ये बॉडी होगी और ये भी बॉडी होगी, तब कूलम्स लॉ निकालने के लिए हमें इसका टोटल चार्ज चाहिए, इसका टोटल चार्ज चाहिए। वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें देखना है इस पर चार्ज क्या डिस्क्रीटली फैला है, कुछ पॉइंट्स पर चार्ज है, तो हम क्या करेंगे, तो टोटल चार्ज होगा डिस्क्रीट सम, यानी कि हमें सारे चार्जेस को, छोटे छोटे पॉइंट्स के सारे चार्जेस हमें ऐड करना है, 2 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस 4 कूलम्स प्लस 5 कूलम्स। और दूसरी बात, अब अगर ये तो डिस्क्रीट केस है, दूसरा है कंटिन्यूअस केस, जो हमारा टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो 2 केसेस बनेंगे, अगर यूनिफॉर्मली है, तो अगर नॉन यूनिफॉर्मली है। अगर यूनिफॉर्मली है तो चार्ज निकालने के लिए अगर 1 डायमेंशनल है तो लैम्डा इंटू टोटल लेंथ, अगर 2 डायमेंशनल है तो सिग्मा इंटू एरिया, अगर 3 डायमेंशनल है तो रो इंटू वॉल्यूम, और अगर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अगर 1 डायमेंशन है तो इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा एल बनेगा डी एल ओवर होल लेंथ, अगर 2D है तो इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा डी एल बनेगा डी ए ओवर होल एरिया, एंड इंटीग्रेशन इन 3D टोटल चार्ज इन 3D बनेगा रो डी वी ओवर होल वॉल्यूम। तो ये जस्ट कॉन्सेप्ट याद रखना है, और न्यूमेरिकल्स में खाली ये 3 फार्मूलाज यूज होंगे, क्योंकि इस लेवल तक खाली हमें चार्ज निकालना होता है ऑब्जेक्ट्स का, वहां पर केस दिया गया था खाली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये फार्मूला हमें यूज करनी है। थैंक यू।